गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 5 का लेक्चर 5 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो कृषि प्रणाली थी वो 4 हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम 5वीं जो कृषि प्रणाली है डेयरी फार्मिंग वो करेंगे। तो देखिए डेयरी फार्मिंग क्या है। जिस कृषि पद्धति में दूध व दुग्ध पदार्थों की नगरीय मांग को पूरा करने के लिए पशुओं विशेष रूप से गाय के पालन और प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है उसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। यानी कि डेयरी फार्मिंग किससे जुड़ी हुई है? पशुओं से। और मेनली कौन से पशु? दूध देने वाले दुधारू पशु जो हैं उनसे जुड़ी हुई है। और ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ नगरों में, आसपास के नगरों में इस दूध की मांग ज्यादा होती है, दूध के उत्पादों की मांग ज्यादा होती है। डेयरी फार्मिंग वहां की जाती है जहां दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत व दक्ष प्रकार है। और एक और चीज क्या देखी जाती है कि जो दुधारू पशु हैं उनका पालन पोषण की सबसे अच्छी तकनीक है या नहीं है। अब क्षेत्र अगर देखें विश्व में तो इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहला है उत्तर पश्चिमी यूरोप, सबसे बड़ा क्षेत्र यही है उत्तर पश्चिमी यूरोप में। दूसरा है कनाडा और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया। एक बार मैप में आप तीनों को साथ में देख लीजिए कि कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। ये देखें, ये जो क्षेत्र है कनाडा का क्षेत्र है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्र कहीं सबसे ज्यादा अगर डेयरी फार्मिंग की जाती है तो वो की जाती है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और ये यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन, इनमें ये कृषि की जाती है। इसके बाद आप इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके अंदर न्यूजीलैंड, और ये यहाँ पे आप छोटा सा मैप में अगर देखेंगे तो ये तस्मानिया है। तो इन क्षेत्रों में कृषि की जाती है। इसके बाद देखिए इसकी विशेषताएं। डेयरी फार्मिंग पूंजी निवेश वाली कृषि है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी अधिक चाहिए। अब ये ऐसी कृषि है जिसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए, पशुओं को रहने के लिए भी काफी बड़ा क्षेत्र चाहिएगा, तो इसके लिए काफी पैसा लगता है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस कृषि में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्य में वर्ष भर श्रमिक चाहिए। अब खेत में तो क्या होता है, खेतों में जो कृषि करते हैं जैसे कि अनाज बो दिया, कुछ समय बाद उसमें जैसे पानी दे दिया, उसकी देखभाल कर ली। लेकिन पशुओं को तो डेली वर्क इनके लिए करना पड़ता है, इनकी देखभाल है, दूध निकालने का काम है, इनको चारा डालने का काम, ये सारा का सारा काम किससे होता है? श्रमिकों से होता है। इसलिए इसमें काफी ज्यादा श्रमिक लगते हैं। तो और वो पूरा वर्ष एक बराबर चाहिए श्रमिक है, तो इसमें काफी ज्यादा खर्च आता है श्रमिकों पर भी। यह कृषि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप की जाती है क्योंकि यहाँ ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। अब देखो नगरों के पास एक तो वहां पर डिमांड ज्यादा है दूध की, और दूसरा उनके पास क्यों की जाती है ताकि दूध, एक आपको पता है दूध जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है और इसके उत्पाद भी, तो ताकि जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में पहुंचाया जा सके और उसका प्रयोग अच्छे प्रकार से किया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। वर्तमान में यातायात के साधनों पर शिक्षकों का उपयोग बढ़ा है। अब देखो यातायात के साधन बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर अच्छी क्वालिटी के यातायात के साधन बढ़ेंगे तो क्या होगा कि दूर तक उस दूध को ले जाया जा सकता है आराम से। और प्रशीतक क्या होते हैं? रेफ्रिजरेटर सिस्टम जो है कि आजकल गाड़ियों में जैसे लगाने लगे हैं ताकि दूध को उनमें रख के खराब होने से बचाया जा सके। तो इस कृषि में चारे की फसलें और कुछ खाद्यान्न भी उगाए जाते हैं। तो ये थी इस कृषि की प्रमुख विशेषताएं। अब अगली चलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि, आपका छठा पार्ट जो है इस कृषि प्रणाली का। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार क्षेत्र अगर देखें तो कहाँ पे? भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीसिया के अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। अब भूमध्य रेखा भूमध्य सागर जो है उसका जिक्र हम यहाँ पे करें कि भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं जिसमें यूरोप और अफ्रीका का ज्यादा स्थान आता है, यूरोप का दक्षिणी भाग और उत्तरी अफ्रीका, ये क्षेत्र ज्यादा है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय तटों से दूर यह कृषि कैलिफोर्निया जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, मध्य चिली जो साउथ अमेरिका के अंदर है, और दक्षिणी पश्चिमी केप प्रांत जो दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भागों में की जाती है। ये अन्य क्षेत्र हैं इसके। अब एक बार मैप में इनको देखें आप कौन कौन क्षेत्र हैं। अगर मुख्य क्षेत्र देखें तो ये क्षेत्र है, ये आपका पिंक कलर में आप इसको कर लेना, ये क्षेत्र भी इसी के अंदर है। तो अगर मुख्य क्षेत्र देखें तो ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा का सारा भूमध्य सागर कृषि के लिए विख्यात है। इधर आप देखेंगे तो केप टाउन इसको बोला जाता है। केप जो क्षेत्र है इस दक्षिण अफ्रीका का केप जो क्षेत्र वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे की जाती है। और इसके अतिरिक्त इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा सा क्षेत्र जैसे है, इधर चिली के मध्य भागों में की जाती है, और यहाँ कैलिफोर्निया यहाँ पर भी ये कृषि की जाती है। तो ये थे इसके प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर ये कृषि की जाती है। इसके बाद देखें
कि इस कृषि में मुख्यतः क्या उगाया जाता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है। इन क्षेत्रों में कई देशों में अच्छी किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा बनाई जाती है, जैसे वाइन वगैरह बनाई जाती है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। मुनक्का जैसे आपने देखा होगा, बड़े साइज की जो किशमिश होती है वो मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ उत्पन्न होती है। ये भी खट्टे ही फ्रूट है। खट्टे फल ज्यादा जैसे है अंगूर है, जैतून है, अंजीर है, तो इनका महत्व यहाँ पे ज्यादा ये उगाए जाते हैं। इसके बाद देखिए विशेषताएं। भूमध्य सागरीय कृषि व्यवस्था मुख्यतः यहाँ की लंबी ग्रीष्म ऋतु, शीतकालीन वर्षा और शुष्क एवं अकालग्रस्त अवधि में कृत्रिम सिंचाई से प्रभावित रहती है। अब देखिए, अब जिस क्षेत्र में कृषि की जाती है वहां पर एक तो ग्रीष्म ऋतु लंबी है, शीतकाल में वर्षा होती है और शुष्क और अकाल की स्थिति जब आती है तो काफी ज्यादा प्रभावित होती है, तो कृत्रिम सिंचाई उस समय की जाती है। अंगूर की खेती पहाड़ियों के निचले भागों में तथा गेहूं व जौ का उत्पादन मैदानी भागों में किया जाता है। अब देखें यहाँ पे अंगूर की खेती भी की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ मात्रा में गेहूं और जौ भी जैसे उगाते हैं। शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब उनकी पूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। अब देखें शीत ऋतु में क्या करते हैं, सब्जियां भी जैसे उगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुख्यतः फल ही हैं और फलों में भी क्या, अंगूर सबसे ज्यादा विख्यात है यहाँ का। इसके बाद देखिए जो अगली कृषि है वो बाजार के लिए खेती एवं उद्यान कृषि, यानी कि बाजार के लिए स्पेशली सब्जी और फलों की जो कृषि की जाती है वो, और उद्यान कृषि यहाँ पे हम करेंगे। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल और पुष्प फूल भी जैसे उगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। अब पहले विशेषता देखें इसकी। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। अच्छे यातायात के साधनों के द्वारा खेतों को नगरीय केंद्रों से जोड़ा जाता है। अब फल सब्जियों की मांग ज्यादा कहाँ पे है, नगरों में है, तो ये ज्यादातर कृषि कहाँ की जाती है, बिल्कुल नगरों के पास की जाती है। सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित गृह शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग किया जाता है। अब देखिए हरित गृह क्या होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि ताप को, अगर वहां पर गर्मी ज्यादा चाहिए, ताप चाहिए, तो उसके लिए हरित घर बनाए जाते हैं, कांच के घर जैसे बनाए जाते हैं। और ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम ताप का भी प्रयोग किया जाता है ताकि सब्जी अच्छे प्रकार से उगाई जा सके, उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा आजकल हर एक मौसम में, जैसे पॉली हाउस आपने देखे हैं, हर एक मौसम में हर एक सब्जी मिल जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि इस मौसम की सब्जी इसी मौसम में मिलती है, तो वो इसी से संभव हो पाई है। हरित गृह है, शीत क्षेत्रों में कृत्रिम ताप, इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। परशीतन के द्वारा सब्जियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल भी जैसे यहाँ पर किया जाता है सब्जियों को सही रूप से सुरक्षित रखने के लिए। इस कृषि में पूंजी निवेश और लाभ दोनों अधिक होते हैं, खर्च भी ज्यादा है और फायदा भी ज्यादा है। इसके बाद क्षेत्र देखें। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अगर वही क्षेत्र में दिखाऊं आपको तो वही क्षेत्र इसमें आ जाता है, उत्तर पश्चिमी यूरोप। ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप का, ये क्षेत्र इसमें की जाती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों में वही सेम क्षेत्र जो हमने डेयरी कृषि में किया था, और भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी ये विकसित हुई है, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। ज्यादातर ये वहां मिलेगी, या तो नगरों का विकास हुआ है या जनसंख्या का घनत्व जहाँ पे ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में ये कृषि देखने को मिलती है। इसके बाद इसके दो पार्ट और आते हैं। बाजार जो कृषि है ना, उसी में ही हम अलग अलग दो पार्ट कर रहे थे। एक तो हम उद्यान कृषि निकाल लेते हैं, एक हो रहा है कि कारखाना कृषि। उद्यान कृषि पहले देखिए कि क्या है। उद्यान कृषि में सब्जी व फलों के स्थान पर पुष्प और फल उगाए जाते हैं। वहां तो क्या थे, सब्जी और फल थे, लेकिन यहाँ पर पुष्प और फल है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप पूरे यूरोप के शहरों में भेजा जाता है। एक ये फूल है विशेष प्रकार का ट्यूलिप, जिसका बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है और इसे यूरोप में भेजा जाता है, जहाँ इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। अब देखिए ट्रक कृषि भी इन कृषि के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे उद्यान कृषि है और बाजार कृषि है। जिन क्षेत्रों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसे ट्रक कृषि भी कहते हैं। लेकिन कौन से बोलते हैं ट्रक कृषि, जो सब्जी पैदा करते हैं। ट्रक फार्म व बाजार के मध्य की दूरी को एक रात में तय करता है। अब देखो ट्रक कृषि क्यों कहा, क्योंकि जो सब्जी होती है उसको ट्रक के द्वारा मार्केट में लेके जाते हैं, और ट्रक क्या करता है, इतना ही दूर होता है ये फार्म जहाँ सब्जी उगाई जाती है मार्केट से, कि एक रात में ट्रक उस दूरी को तय कर ले, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, ट्रक के नाम पर इसका नाम ट्रक कृषि रख दिया। ये काफी इंपोर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना आप। अगला इसी में एक और आता है कारखाना कृषि। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। इसमें पशु पाले जाते हैं, विशेषतः गाय, बैल और कुकुर होते हैं। विशेषताएं देखिए क्या क्या इसकी। एक तो पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और कौन से पशुओं को देखिए, इनको कैसे पाला जाता है। इन्हें बाड़ों पर कारखानों में तैयार भोजन खिलाया जाता है,
और इनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है। भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने में अधिक धन खर्च होता है और अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें क्या है, किससे मैच हो रही है, डेयरी फार्मिंग से। लेकिन डेयरी फार्मिंग में क्या था, चारा डाला जाता था, पशुओं को घास खिलाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो भोजन इनको खिलाया जाता है वो कारखाने में तैयार भोजन जैसे खिलाया जाता है। तो इस और उस कृषि में यही मुख्य अंतर है। ये थी हमारी अगली कृषि। तो अब हमारी दो कृषि की पद्धतियां और बचती हैं जो हम कल करेंगे, सहकारी और सामूहिक कृषि। तो देखिए आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, फूलों की कृषि कहलाती है। इसमें से एनसीईआरटी की जो आज हमने पढ़ा, एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन जैसे इसमें से बनते हैं। तो एनसीईआरटी में से आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से कर लें इनको। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन। अब फूलों को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं, तो क्या आ जाएगा, पुष्प उत्पादन। ट्रक जैसे सब्जियां उगाई जाती है उसको बोलते हैं। कारखाना कृषि जैसे कारखाने में तैयार भोजन पशुओं को खिलाया जाता है। मिश्रित कृषि हमने जैसे लास्ट लेक्चर में किया था कि जिसमें खाद्यान्न और चारे की फसलें दोनों साथ उगाई जाती हैं। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। खट्टे रसदार फल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, खट्टे फ्रूटों की। बाजारीय सब्जी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि और सहकारी कृषि। आज तो हमने किया भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो खट्टे फलों की है। इसके बाद अगला देखिए, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है। भी आपका एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट है ये। तो अब मैंने जब ये टॉपिक करा तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ऐसा क्यों है। यह ट्रक कृषि भी कहलाती है जिसका नगरीकरण के साथ संबंध होता है। नगरों में एक स्थान पर रहने वाले लाखों लोगों द्वारा सब्जी की भारी मांग है। ताजा सब्जी उपलब्ध करवाने के लिए, यानी कि उनको अवेलेबल करवाने के लिए क्या करते हैं, यह कृषि नगरों के पास ही की जाती है ताकि सब्जी खराब होने से पहले और ताजा सब्जी उनको दी जा सके, इसलिए। दूसरा इसी में से एक और बनेगा, विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो पाया। यानी कि डेयरी कृषि तो पहले भी की जाती थी लेकिन उसका अच्छी प्रकार से विकास कब हुआ है, एक तो यातायात के साधनों के विकास से और दूसरा प्रशीतक रेफ्रिजरेटर का प्रयोग जब से होने लगा तब से। ऐसा क्यों, देखे अब डेयरी कृषि में मुख्य उत्पाद दूध और दुग्ध पदार्थ होते हैं जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं। इसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधन तीव्र एवं सक्षम हो। इन वस्तुओं को कुछ देर तक बचाए रखने के लिए प्रशीतन प्रणाली विकसित हो। अब आपको बताया था मैंने कि जो दूध है वो क्या है, जल्दी खराब होने वाली चीज है, वस्तु उसके बने उत्पाद जल्दी खराब होते हैं। तो क्या होनी चाहिए, यातायात के साधन बहुत ही तीव्र होने चाहिए ताकि बहुत जल्दी उस सामान को मार्केट तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा, अगर फिर भी थोड़ा दूर जाना पड़े तो प्रशीतकों का इस्तेमाल भी जैसे कर सकते हैं, जिससे इनका विकास आवश्यक है। जैसे जैसे यातायात के साधन प्रशीतक पड़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो उत्पादन है और इसका जो प्रसार है इस कृषि का वो ज्यादा होता जाएगा। इसके बाद देखिए, भूमध्य सागर कृषि की प्रमुख फसल क्या है। अब इस प्रकार से थोड़ा सा इनको एक्सचेंज कर देते हैं, आंसर को क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके जैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, अंगूर की जो कृषि है मुख्यतः की जाती है। सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं। ट्रक कृषि को परिभाषित करें, आपको डेफिनेशन में लिखनी है क्या है ये। पुष्प उत्पादन के लिए विख्यात देश कौन सा है या कौन सा फूल उगाया जाता है, तो हमने करा था ये नीदरलैंड में ट्यूलिप नाम का फूल, जैसे मैंने बताया था, जिसकी यूरोप में बहुत ज्यादा मांग है। तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा, इसको फिर नोटबुक में अच्छे से उतारें और याद करें। थैंक यू।